प्रैक्टिकल नहीं कर रहे होंगे, बिकॉज कुछ बेसिक्स चीज़ें जो बहुत नीडेड होती हैं और जो कि जिसके बिना काम नहीं चलेगा, अगर हमें वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो फिर हम आगे के एप्लीकेशंस नहीं डेवलप कर पाएंगे। सो हम लोग अभी तक हमने जितने भी एप्लीकेशंस डेवलप किए थे वो सारे के सारे स्टैटिक एप्लीकेशन थे। हमने उसमें कहीं पर भी इंटरनेट का यूज नहीं किया था, और हम लोग जो भी डेटा ले रहे थे वो या तो हम लोग खुद से स्टैटिक लिस्ट यूज कर रहे थे, और अगर कुछ इमेजेस या कुछ ऐसा यूज कर रहे थे तो हम अपने ड्रॉयर में डाल देते थे, या कुछ भी डेटा यूज करते थे उसमें कहीं पर भी हम कहीं और सर्वर से हम इंटरनेट से डेटा नहीं ला रहे थे। लेकिन आप देखते हो जो रियल वर्ड्स होते हैं, रियल वर्ड एप्लीकेशन, उसमें सारा डेटा इंटरनेट से आ रहा होता है। तो उसके लिए हमें अपने एप्लीकेशन को इंटरनेट से कनेक्ट कराना बहुत जरूरी है। सो हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं कि हम लोग अपने एप्लीकेशन को इंटरनेट से कनेक्ट करा सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली आज से वो पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, और ये थोड़ा सा लंबा चलेगा। इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे पहले हम वही बता देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सर्वर कम्युनिकेशन सीखेंगे। मतलब सर्वर पता है ना सभी को, क्लाइंट सर्वर। सभी को मतलब क्या, दो ही हो आज तो। सर्वर का आइडिया है, क्लाइंट सर्वर। database. डेटाबेस इज अ डिफरेंट थिंग, हाँ। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लाइंट सर्वर। जस्ट ऐसा समझ सकते हो, सिंपल छोटा सा एग्जांपल है कि जो रिक्वेस्ट करता है वो क्लाइंट होता है, और जो रिस्पॉन्स देता है वो सर्वर होता है। रिक्वेस्ट मीन्स फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग अगर अपना ही ले, जैसे हम लोग जब छोटे थे स्कूल से जैसे घर आते थे, एंड देन घर पे जाके मम्मी से बोलते थे कि भाई खाना दे दो। सो वी आर रिक्वेस्टिंग टू अवर मदर कि गिव मी फूड। तो हमने रिक्वेस्ट किया, तो वो हम क्लाइंट हो गए, और सर्वर से रिस्पॉन्स आया, खाना मिला या डंडे मिले, जो भी मिल रहा है। अगर खाना मिल रहा है तो वो भी एक रिस्पॉन्स है, और नहीं मिला तो वो भी एक रिस्पॉन्स है। तो मदर ने हमें जो दिया वो रिस्पॉन्स है, और हमने जो किया उनको जो किया वो रिक्वेस्ट था। सेम ऐसे ही इंटरनेट पे है कि हमारा जो फोन है, और हम उसमें कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, एंड ऐप से हम कोई भी डेटा मंगा रहे हैं सर्वर पे, तो हम क्लाइंट हुए। तो जो भी मोबाइल एप्लीकेशंस हो गए, वेबसाइट्स हो गई, वो सारे क्लाइंट होते हैं, और सर्वर जहां पे एक्चुअल में डेटा स्टोर है, और वहां से हमें डेटा मिलता है। सो क्लाइंट सर्वर सिंपल चीज है। क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करेगा हमेशा, और सर्वर जो रिस्पॉन्स देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट जो होता है वो सर्वर का काम करने लगता है, और जो सर्वर होता है वो क्लाइंट का काम करने लगता है, और कभी इसका उल्टा होता है। तो कभी फॉर एग्जाम्पल हमारी मदर हमसे कुछ बोलती है कि मार्केट से जाके ये सामान ले आओ, तो इस टाइम पे वो हमसे रिक्वेस्ट कर रही है कि हाँ हमारे लिए ये सामान लेके आओ, तो हम उनको सामान ला के दे देते हैं। तो इस टाइम पे हमारी मदर जो थी वो क्लाइंट बन गई, और उनका सन या डॉटर जो है वो सर्वर बन गया। तो ये चलता रहता है क्लाइंट सर्वर, मतलब जो रिक्वेस्ट करेगा वो क्लाइंट है, और जो कुछ देगा जो वो सर्वर है। तो हमारे एप्लीकेशन ऐसे होने चाहिए जिससे हम ऐसे एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम सर्वर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक टॉपिक आएगा एपीआईज का, तो हम लोग एपीआई बनाना नहीं सीखेंगे, और ये एपीआई बनाने का काम हमारा नहीं होता है, एंड्रॉयड डेवलपर्स का काम होता है एपीआई को इंटीग्रेट करना। तो हम लोग एपीआई को इंटीग्रेट करना सीखेंगे, जिससे हम एपीआई इम्प्लीमेंटेशन भी बोलते हैं। और ये जो एपीआई बनाता है उसे बैकएंड डेवलपर बोलता है। तो बैकएंड डेवलपर्स, जब आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं तो वहां पे बैकएंड डेवलपर्स हमारे लिए एपीआई बनाता है, और एज अ फ्रंट एंड डेवलपर या स्पेसिफिकली एंड्रॉयड डेवलपर उन एपीआईज को इम्प्लीमेंट करता है, और वो कई सारे टाइप के होते हैं। यहाँ पे एक लाइब्रेरी है रेट्रोफिट, इसके बारे में सीखेंगे। इसके अलावा कोरूटीन्स वगैरह, हम लोग जब एपीआई वगैरह इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके कुछ तरीके होते हैं। मतलब एक तो होता है बहुत गंदा सा तरीका, जिसमें आप डायरेक्टली मेन थ्रेड पे काम कर लेते हो। गंदा सा तरीका, या ये बोल दो कि पुराना तरीका। उससे क्या होता है कि हमारा एप्लीकेशन थोड़ा सा स्लो हो सकता है परफॉर्मेंस वाइज। और एक थोड़ा सा जो रिकमेंडेड अप्रोच रहती है बाय यूजिंग कोरूटीन्स, जिसमें हम लोग बैकग्राउंड में जो हम अपना एप्लीकेशन होता है एपीआईज वगैरह उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे मेन थ्रेड पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि हमारा मेन थ्रेड ब्लॉक नहीं होता है जब तक हम लोग एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, आप व्हाट्सएप यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, तो आपने व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज डाल दिया, एंड देन आप बाहर आ गए। अगर आपका इंटरनेट स्लो है एंड आप बाहर आ गए, तो वो मैसेज आपका अपने आप चला जाता है। तो दिस इज
जो भी जो भी यहाँ पे एपीआई इंटीग्रेशन हुआ, जो मैसेज आपका सेंड हुआ, वो काइंड ऑफ एक तरीके से बैकग्राउंड में हो गया। आप व्हाट्सएप को चला रहे हो और साथ ही साथ आप मैसेज भेज रहे हो। सेम आप इंस्टा पे किसी को मैसेज भी कर रहे हो, उसी टाइम पे आप रील भी स्क्रॉल कर रहे हो, तो रील के लिए एक अलग एपीआई चल रही होगी, और आप मैसेज कर रहे हो उसके लिए एक अलग एपीआई चल रही है। तो वो सारी चीजें अलग अलग आपके मेन थ्रेड पे कुछ नहीं होता। मेन थ्रेड मतलब जहां पे यूजर एक्सेस कर रहा है, मतलब ये है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक साथ कई सारे काम कर रहे हो, और आपका जो एक्चुअल में एपीआई इंप्लीमेंटेशन है वो पीछे बैकग्राउंड में हो रही है, जिससे आपके ऐप में कोई दिक्कत नहीं हो रही, आप लगातार ऐप भी चला रहे हो और आपका एपीआई भी हिट हो रही है। इसके अलावा एक आर्किटेक्चर होता है, एमवीवीएम आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर बेसिकली क्या होता है, जस्ट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर हम लोग जैसे घर का बनाते हैं, एक नक्शा मैप काइंड ऑफ बोल सकते हो, कि हमारा एप्लीकेशन को बनाने का तरीका क्या है, कि हम एप्लीकेशन को कैसे बना रहे हैं। तो आर्किटेक्चर फॉलो करना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि मॉडर्न एंड्रॉयड डेवलपमेंट में हम लोग अगर आर्किटेक्चर फॉलो नहीं करेंगे, तो जब हमारा ऐप बहुत ज्यादा जब स्केल करेंगे या ऐप को, या जब हमारे ऐप पर ज्यादा यूजर आ जाएंगे, तब हेल्पफुल होता है। नॉर्मली छोटे एप्लीकेशन के लिए अगर हम आर्किटेक्चर फॉलो नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे जैसे हमने बोला कि कंपटीशन ज्यादा है और मार्केट में जॉब्स की कमी है और टैलेंट ज्यादा भर के रखा हुआ है, तो उस टाइम पे अगर हम अपने आप को स्टैंड आउट नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। सो ज्यादा बेटर है कि आप अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए और अपने एप्लीकेशन को परफॉर्मेंस वाइज इंप्रूव करने के लिए ज्यादा बेटर है कि हमें एमवीवीएम आर्किटेक्चर या कोई भी आर्किटेक्चर पैटर्न का यूज करना चाहिए, तो हम वो करेंगे। एंड इसके अलावा ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, इसको करेंगे। तो ये सारी चीजें बेसिकली हम लोग करने वाले हैं, बट उससे पहले हमें क्लाइंट एंड सर्वर ये पहले पता करना होगा कि क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, और हम लोग रेस्ट को यूज करेंगे, जिसे हम लोग ने एपीआई टर्म बोला, रेस्ट एपीआई यूज करेंगे, और उसकी हेल्प से हम लोग कैसे कम्युनिकेट कराएंगे हमारे ऐप से सर्वर पे। सर्वर बेसिकली कुछ नहीं है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा कंप्यूटर है जहां पर डेटा रखा हुआ है, हमारा सारा जो भी हमारा डेटा है, और वो डेटा स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर। एंड यहाँ पर सर्वर बेसिकली एक ऐसे कंप्यूटर होता है जो कि 24/7 चलते रहता है, और वो इंटरनेट से कनेक्ट रहता है, वो कभी बंद नहीं होता है। अगर हम जैसे लोकल सर्वर भी बनाते हैं, कभी कभी आपने सुना होगा लोकल सर्वर, तो लोकल सर्वर बेसिकली जो हमारा पीसी का या खुद का हमारा कंप्यूटर बन गया, और लेकिन वो क्या होता है, हर टाइम अवेलेबल नहीं होता है, तो वो हमारा लोकल हो गया। लेकिन ऐसे जो ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं, जैसे हम ट्विटर चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, तो आप कभी भी यूज करते हो, ऐसा नहीं होता है कि अब रात के 12 बज गए तो अब वो आपका इंटरनेट सर्विस देना ऑफ कर देगा, आपका इंस्टाग्राम पे कंटेंट नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, वो हमेशा ऑल टाइम आता रहता है, बिकॉज वो ऐसे जगह पे होस्टेड है आपका डेटा, जो हमेशा इंटरनेट से एक्सेसिबल है, उसमें कभी बंद नहीं होगा वो। खैर, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये एक छोटा सा कंटेंट है, ये मैं शेयर भी कर दूंगा आपको, तो इसको देख लेना। और यहाँ पे हाँ, सबसे पहले जैसे कि हमने बताया कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बेसिकली क्या होता है, जो हमने अभी बताया। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, दिस इज सर्वर कंप्यूटर एंड दिस इज अवर एप्लीकेशन। क्लाइंट कुछ भी हो सकता है जो रिक्वेस्ट करेगा, अगर आप मोबाइल से कर रहे हो, वेबसाइट से कर रहे हो, तो वो क्लाइंट है। तो जैसे यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये आई वुड लाइक टू गेट मार्स फोटो, मेरे को मार्स की फोटो दो। अब यहाँ से इसने रिक्वेस्ट किया सर्वर को, एंड सर्वर कंप्यूटर ने बोला हियर इज अ यूआरएल फॉर दिस फोटो। अब सर्वर ने हमें इमेजेस ला के दी, इमेजेस के यूआरएल दे दिए, तो हमें ये रिस्पॉन्स में मिलेगा। होता क्या है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जो कि बोला कि जो कुछ लेगा वो क्लाइंट होता है, रिक्वेस्ट करेगा वो क्लाइंट होता है, और जो कुछ देगा, रिटर्न करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, आइदर गुड और आइदर बैड, वो सर्वर होता है। बट ये एक जर्नल टर्म होता है। जर्नल टर्म मतलब इसको एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है क्लाइंट सर्वर, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले क्लाइंट को देख रहे हैं। क्लाइंट जैसे कि उन्होंने बताया, मोबाइल ऐप हो सकता है, ब्राउजर हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और सर्वर जो होता है, वेब सर्वर हो सकता है, डेटाबेस सर्वर हो सकता है, एपीआई सर्वर हो सकता है। एक बहुत ही ब्रॉड सा टॉपिक है। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, सर्वर ने उसको रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक है। और हम लोग कभी भी जब भी वेबसाइट यूज करते हैं या कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं इंटरनेट पे, या इन जर्नल भी हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तो हमें कोई प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा
जैसे अगर आपको अपने किसी भी बड़े पेरेंट से बात करनी होती थी तो हम उन्हें प्रॉपर रिस्पेक्टफुल बोलते हैं। अगर हम किसी टीचर के पास जाते हैं तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, काइंड ऑफ हम एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं कि भाई अगर ये टीचर है, ये प्रिंसिपल है, तो हम उसको कुछ रिस्पेक्टफुल वर्ड बोलेंगे और उसके बाद हम अपना काम करेंगे। सिमिलरली अगर हम इंटरनेट पे कभी भी क्लाइंट से सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं तो हमें कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होता है, जैसे कि HTTP प्रोटोकॉल, वेब सॉकेट प्रोटोकॉल, FTP प्रोटोकॉल, अलग अलग प्रोटोकॉल्स होता है। हम नेटवर्क की क्लास नहीं ले रहे हैं तो हम ये इनको बहुत ज्यादा डीप में नहीं बताएंगे, इनके बारे में आप पढ़ सकते हो। जस्ट लाइक HTTP हम लोग जो कि नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप गूगल ओपन करोगे तो आप ऐसा सिंपल सर्च करते हो HTTPS, और ये सिक्योरिटी के लिए होता है, एस लगाना। तो यहाँ पर हमने एक प्रोटोकॉल लगाया https://www.google.com, हमारा जो है वो गूगल ओपन हो जाएगा। तो ये बेसिकली प्रोटोकॉल था जो हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करते हैं, सिक्योर्ड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। और वेब सॉकेट होता है जब हमें रियल टाइम में डेटा चाहिए होता है। वेब सॉकेट ऐसे बोल सकते हो जैसे आप देखते हो ऐसे एप्लीकेशन जहां पे आपका तुरंत तुरंत डेटा अपडेट हो रहा होगा। जैसे अगर आपने कभी भी कोई ऐसे एप्लीकेशन देखे हो, जैसे क्रिकेट के एप्लीकेशन होता है जिसमें रियल टाइम में स्कोर बोर्ड अपडेट होता है। जैसे क्रिकेट में जैसे ही हिट हुआ, 1 रन अपडेट हो गया, तो वो आपको बार बार एपीआई हिट नहीं कराओगे, तो वहां पे इसका यूज करता है। इसके अलावा जब आपको कोई फाइल भेजना होता है तो इस प्रोटोकॉल को यूज करते हैं फाइल ट्रांसफर का। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं, फिलहाल हम लोग जनरली इसका यूज करते हैं। तो हमने जैसे कि देखा था यहाँ पर ये रिक्वेस्ट किया, ये सर्वर ने यहाँ से रिस्पॉन्स किया। अब एक दूसरा टाइप होता है रेस्ट। दूसरा टाइप या ये बोलो क्लाइंट सर्वर का एक पार्ट होता है रेस्ट सर्विसेज। रेस्ट को बेसिकली हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर प्रिंसिपल। अब ये रेस्ट सर्विस क्या होता है, और ये बेसिकली क्या होता है, स्टेटलेस वेब आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये सर्वर पे डेटा सेव नहीं करते हैं। आपने मांगा, उसने आपको दे दिया, बात खत्म, आपस में इसके अलावा कोई भी कनेक्शन नहीं बनता। जबकि स्टेटफुल में क्या होता है, कनेक्शन बनाना पड़ता है, देन उसके बाद चीजें होती है, तो वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है और लाइक वो उतना मतलब कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, थोड़ा सा महंगा हो जाता है। इसलिए आजकल यही बहुत बहुत ज्यादा चलता है, रेस्ट एपीआई। आपने सुना होगा रेस्ट एपीआई, तो आजकल बहुत ज्यादा यही पॉपुलर है, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर जिसे रेस्ट बोलते हैं। और एपीआई एक आगे की टर्म है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि हम आगे अभी सीखने वाले हैं। सो बेसिकली ये भी क्लाइंट सर्वर का ही पार्ट होता है। जैसे हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो क्लाइंट है, और सर्वर जहां पे एक्चुअल में डेटा रखा हुआ है वो सर्वर है। तो जब हम अपने ऐप से कोई भी एपीआई हिट करेंगे तो वो सर्वर के पास जाएगा, तो मोबाइल ऐप से रिक्वेस्ट हुआ सर्वर के पास, एंड सर्वर उसको रिस्पॉन्ड कर देगा। तो वो हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्ट एपीआईज। अब एपीआई क्या होता है, एपीआई बेसिकली एक बीच की चीज होती है। जैसे आपने देखा ये क्लाइंट था, दिस इज क्लाइंट एंड दिस इज सर्वर। तो क्लाइंट जब सर्वर से रिक्वेस्ट करता है तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि क्लाइंट डायरेक्टली सर्वर से कम्युनिकेट कर ले। मतलब ये ऐसे आप समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर आपको डायरेक्टली पीएम या सीएम से बात करनी है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी नॉर्मल सा पर्सन जाएगा और डायरेक्टली सीएम या पीएम से जाके बात कर लेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल्स हैं बीच में। अगर डायरेक्टली ऐसे कोई भी चला गया और डायरेक्टली उसने पीएम को कुछ हार्म कर लिया, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी का क्या। तो सिमिलरली हमारे ऐसे सर्वर पे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रखा रहता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे हम किसी को भी नहीं दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हम क्या करते हैं, बीच में कुछ ऐसा काइंड ऑफ मीडिएटर डालते हैं, जिससे डायरेक्टली हम सीएम से डायरेक्टली तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन सीएम का कोई बंदा होगा या फिर कोई बीच में सर्विस होगी, थर्ड पार्टी होगी, हम उससे कम्युनिकेट करेंगे और वो जाके हमारे सीएम से कम्युनिकेट करेगा। तो सेम उसी तरीके से जब हम डायरेक्टली, जैसे हम ये क्लाइंट है और हम क्लाइंट से हम कुछ मांग रहे हैं, हम सर्वर से कुछ मांग रहे हैं, तो हम सर्वर से डायरेक्टली जाके नहीं बात कर सकते हैं। सर्वर से हम नहीं बोलेंगे कि लाइक हमें ये चाहिए, हमें दे दो। तो इसके बीच में हमें क्या होगा, हमें एक चीज मिलेगी, एक मीडिएटर मिलेगा, जिसे बोलेंगे एपीआई। तो हम बेसिकली वो एपीआई हिट करेंगे, और वो एपीआई क्या करेगी, वो एपीआई सिर्फ उसका काम ये होगा कि वो सर्वर से वो डेटा लाके हमें देगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमें
एक लिस्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिस्ट ऑफ फ्रूट्स है, हमारे इस ऐप में लिस्ट ऑफ फ्रूट आते हैं, मतलब फ्रूट्स के नेम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ऐप है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एज अ क्लाइंट रिक्वेस्ट करेंगे, हमें वो एपीआई हिट करेंगे जो एपीआई हमें रिस्पॉन्स में क्या देती होगी, फ्रूट्स की लिस्ट देती होगी। तो हम यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे, वो एपीआई हिट करेंगे जिसमें हम फ्रूट की लिस्ट की एपीआई बोलेंगे। अब ये सर्वर है, इसके पास बहुत सारा डेटा है, मतलब सब कुछ है। इसके पास फ्रूट की लिस्ट की भी एपीआई है, इसके पास वेजिटेबल लिस्ट की भी एपीआई है, इसके पास बॉडी ऑर्गन्स की भी लिस्ट की एपीआई है, सारा डेटा है इसके पास मतलब। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमको चाहिए फ्रूट्स की लिस्ट। तो ये रिस्पॉन्स क्या करेगा, क्योंकि हमने एपीआई हिट की होगी फ्रूट्स की लिस्ट की, तो ये सिर्फ हमें रिस्पॉन्स में क्या करेगा, फ्रूट की लिस्ट देगा, ना हमें वेजिटेबल की लिस्ट देगा, ना हमें और कुछ देगा, सिर्फ फ्रूट्स के डेटा ही देगा। तो उससे क्या होता है, उससे हमें जो चीज चाहिए रहती है हमें वो मिल जाती है, और सर्वर को भी कोई खतरा नहीं रहता है कि हमने यहाँ से कुछ गलत इंफॉर्मेशन ले ली या फिर उससे कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन ले ली, क्योंकि सर्वर के पास बहुत सारा डेटा है, सारा कुछ डेटा है। तो अगर हम सब कुछ ले लेंगे तो हमारा ऐप ही हैंग कर जाएगा, क्योंकि अगर सर्वर के पास फॉर एग्जांपल 1 टीबी डेटा है, 1 टेराबाइट डेटा स्टोर है, और हमारा ऐप है 1 MB का, और हमें सिर्फ चाहिए उसमें फ्रूट्स की लिस्ट, और हम उससे सारा ही डेटा मांग लेंगे 1 टीबी का, तो पहले तो 1 टीबी का डेटा लाने में बहुत टाइम लेगा, इंटरनेट खर्च होगा, कॉस्ट लगेगी बहुत ज्यादा, हमारे पैसे मतलब हमारा जो जो सर्वर बनाना होगा, बैकएंड वगैरह कंपनी का जो कॉस्ट होगा वो बढ़ेगा, और उसके साथ जब वो डेटा आएगा हमारे फोन पर तो हमारा फोन लैग कर जाएगा, क्योंकि इतना डेटा हैंडल ही नहीं कर पाएगा वो एप्लीकेशन, तो हमारा ऐप भी क्रैश हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बीच में मीडिएटर लगाएंगे, एपीआई लगाएंगे, यहां से हम वो रिक्वेस्ट करेंगे जो हमें चाहिए, और रिस्पॉन्स हमें उतना ही मिलेगा जितना हमें चाहिए। तो यहां से क्या होता है कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी नहीं होता है, क्लाइंट सर्वर को नहीं जानता है, सर्वर क्लाइंट को नहीं जानता है, बीच में बस एक एपीआई आती है, और वो एपीआई इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करती है। तो अगर मान लो एपीआई नहीं होती तो हम डायरेक्टली सर्वर से डेटा नहीं ले पाते। सो हम लोग इसीलिए एपीआई का यूज करते हैं। जैसे कि बहुत सारी एपीआई हम लोग आगे सीखेंगे, आगे देखेंगे कि एपीआई की हेल्प से हम लोग लॉग इन करते हैं, साइन अप करते हैं, जितनी भी चीजें आप अपने ऐप में करते हो डायनेमिकली, वो सारी एपीआई की हेल्प से की जाते हैं। मोस्टली एपीआई के अलावा भी एक तरीके होता है, बट मोस्ट प्रोबेबली आजकल जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो रेस्ट एपीआई का ही है। तो हम लोग रेस्ट एपीआई का यूज करते हैं, और उसकी हेल्प से हम कम्युनिकेट करते हैं सर्वर और क्लाइंट के बीच में। अब यहाँ पर इसके कुछ टाइप्स होते हैं, HTTP के जो रेस्ट एपीआई के जो कुछ टाइप्स होता है, जैसे गेट टाइप की, पोस्ट टाइप की, पुट टाइप की एंड डिलीट टाइप की, ये अलग अलग टाइप की होती है। सो अगर आप जब भी एपीआई को पढ़ोगे, एपीआई को लगाओगे, तो आपको उसमें बहुत सारे टाइप मिलेंगे। तो ये कुछ टाइप है, जनरली हम आमतौर पर जो यूज करते हैं वो गेट का और पोस्ट का यूज करते हैं। ये दो एपीआई हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, गेट और पोस्ट। तो ये एपीआई को हम लोग देखेंगे। इसके अलावा ये भी इतना जनरल यूज नहीं होती, बाकी अगर आप एक लगाना सीख गए तो आप चारों लगा सकते हो। जैसे कि हमने बताया ये स्टेटलेस होता है और इनका कोई डेटा स्टोर नहीं होता। और यहां पर हाँ एक चीज और, जब हम लोग क्लाइंट से रिक्वेस्ट करेंगे तो हम लोग नॉर्मल अपनी कॉटलिन लैंग्वेज का यूज करेंगे, और उसकी हेल्प से हम रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर के पास। लेकिन जब हमें सर्वर से डेटा मिलेगा तो वो हमेशा सिर्फ दो ही फॉर्मेट में मिलता है, या तो वो हमें जेसॉन में मिलेगा या XML में मिलेगा। और XML भी पुराना हो चुका है, और आजकल जितने भी APIs मिलती हैं वो हमें सिर्फ जेसन में रिस्पॉन्स देते हैं, XML में आपको कोई नहीं देगा, बिकॉज XML पहले चलता था और XML थोड़ा सा स्लो था कंपैरिजन टू जेसन, इसलिए आजकल इसका यूज करते हैं जेसन का। तो अब जब सर्वर हमें डेटा देगा वो हमें किस में देगा, जेसॉन में। जेसॉन का फुल फॉर्म होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। अब यहाँ पर जैसे ये एक URI है, ये एक URL नहीं है, ये एक URL, ये मान लो एक API है, फॉर एग्जांपल api.example.com/user/123। सो ये फॉर एग्जांपल एक URI है। URI मतलब जब आपको एक URL जैसा ही होगा, ये देखने में URL जैसा होता है, लेकिन अगर आप इसे ऐसे डायरेक्टली गूगल पे सर्च करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, ऐसे करके सर्च करोगे तो वो कुछ नहीं देगा। तो कुछ ऐसी एपीआईज होती हैं जो डायरेक्टली चल जाती हैं यहाँ पे ब्राउजर पे, कुछ होती हैं जो नहीं चलती हैं, उनको हम बताएंगे कौन सी चलती है कौन सी नहीं चलती है। फिलहाल के लिए ये एक रेस्ट एपीआई कुछ इस तरीके की आपकी दिखेगी। रेस्ट एपीआई एक यूआरएल जैसा ही होगा, लेकिन उसे हम यूआरआई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे अभी।
यहाँ पे एक इनका एग्जाम्पल है, इनके डेफिनेशन है और इनको डिफरेंशिएट कर रखा है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, प्रोटोकॉल्स क्या होता है, स्टेटफुल जो चीजें हमने बताई सेम वही चीज है। बस यहाँ पे क्या होता है, रेस्ट एपीआई जो रिस्पॉन्स कर रहा है वो जेसॉन में करता है, और यहाँ पर क्लाइंट सर्वर में जो होता है वो अलग अलग तरीके में कर सकता है। और ये मतलब इनका डिफरेंशिएट एक बार रीड कर लेना, रेस्ट सर्विसेज का और क्लाइंट सर्वर का। ये पूछते तो नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए एज अ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिख रहा है, ये एक है जेसॉन का एग्जांपल, मतलब जो जेसॉन हमें मिलता है एपीआई के हेल्प से, जेसॉन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, वो कुछ इस तरीके का दिखेगा ऐसे। तो इसको मैं क्या करता हूं, अगर आप इसको देखोगे तो इसमें हमें कर्ली ब्रेसेस दिख रहे हैं और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स दिख रहे हैं। तो इसको रीड करने का एक तरीका रहता है कि अगर आप इसको कॉपी करोगे एंड यहाँ पर इंटरनेट पे जाके कोई भी ऐसी वेबसाइट सर्च कर लोगे, जेसन व्यूअर, इंटरनेट पे ऐसे जेसन व्यूअर, तो इस टाइप की वेबसाइट खुल जाएगी। आप या डायरेक्टली ये वेबसाइट खोल सकते हो और यहाँ पे पेस्ट करोगे इसको, टेक्स्ट को, और व्यू में जाओगे तो आपका वो जेसन एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में खुल जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पर जो करली ब्रेसेस होते हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, जो करली ब्रेसेस होते हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, और जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं वो एरे कहलाते हैं। तो एरे तो सभी को पता है, एरे बेसिकली जो लिस्ट रखता है, एक कॉम्बिनेशन सेम टाइप के एलिमेंट्स को रखता है, इंटीजर इंटीजर के, स्ट्रिंग स्ट्रिंग के। वैसे ही यहाँ पर क्या है, जो जेसन होता है वो दो चीजों पे बनता है, या तो उसमें एरे होगा या ऑब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट को हम दिखाने के लिए करली ब्रेसेस का यूज करते हैं, और एरे को दिखाने के लिए एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो आप देखोगे हमारे पास एक रेस्टोरेंट नाम का एक एरे मिल रहा है जिसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। बेसिकली रेस्टोरेंट एरे है जो कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब 0 एक ऑब्जेक्ट है, 1 एक ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट में अगर आप देखोगे 0 इंडेक्स पर आईडी मिल रहा है। इस एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना भी डेटा हो सकता है, तो आप 0 वाले इंडेक्स पे देखो, आईडी है, नेम है, रेटिंग्स है, डिलीवरी टाइम है, सेम इसमें भी है, बट इसमें डेटा दूसरा है। तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट जो है वो एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, एरे है जिसमें ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, एंड यहाँ पर काफी सारा डेटा है, आईडी है, नेम है, रेटिंग्स है, डिलीवरी टाइम है। और जब भी हम जेसन को लिखते हैं तो जेसन को लिखने का तरीका होता है, इसको की और वैल्यू के पेयर में लिखा जाता है। की और वैल्यू क्या होता है, जो कि आपका यूनिक रहता है वो की रहता है, और उसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू रहेगी। जैसे आईडी, आईडी की वैल्यू हो गई 101, नेम, नेम की वैल्यू पिज्जा हट, रेटिंग 4.5, डिलीवरी टाइम। और अगर आपको जेसन को और अच्छे से पढ़ना है तो आप ऐसे इंटरनेट पे जाके जेसन देख सकते हो। W3 स्कूल पे काफी सही मटेरियल है जेसन का, तो थोड़ा सा देख लेना जेसन के बारे में, जेसन के सिंटेक्स क्या होता है, जेसन के डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जेसन पार्सिंग कैसे करते हैं। ये जेसन होता है, बहुत छोटा सा है जेसन, ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो इसको बेसिक्स अगर आपको इतना ही समझ आ गया तो इससे आपका काम हो जाएगा, क्योंकि एज एन एंड्रॉइड डेवलपर हमको जेसन बनाना नहीं होता है, हमको जेसन का यूज करना होता है केवल। बना बनाया जेसन आपको कौन देगा, आपका बैकएंड डेवलपर देगा। तो ये जेसन समझ आ गया ना, ये जेसन कैसे रीड करेंगे। इस तरह की ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके आप जेसन रीड करना सीख सकते हो कि एरे क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो जेसन रीड कर लेंगे। हाँ भाई, ओके, कूल। तो इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। जेसन का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वही है कि जेसन रिस्पॉन्स जो होता है वो एरे को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं और ऑब्जेक्ट को करली ब्रैकेट्स में दिखाते हैं, और हम लोग की वैल्यू पेयर से रखते हैं, और कॉमा लगा रहेगा यहाँ पे, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना भी डेटा हो सकता है। तो ये एक बार जेसन को समझ लेना कि जेसन कैसे दिखता कैसे है, इसको रीड करना आना चाहिए। अब यहां पर देखते हैं कोई भी जेसन जो रिस्पॉन्स करता है, ये तो मैंने ऑलरेडी बताई दी आपको, ये जो कॉमा के पहले होता है, वो कोलन के पहले वो की रहता है, उसके बाद का वैल्यू की वैल्यू क्यू वैल्यू, इस तरीके से ये सेम चीज है, मैंने यहाँ पे देखा हम लोगों ने। जैसे आईडी ये की है, 101 वैल्यू है, नेम की है, पिज्जा हट वैल्यू है। तो ये सारा हमारा हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं, अब हमको ये समझ आ गया, क्लाइंट से हम रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर की ओर,
और हम उसमें यूज करेंगे एपीआई का। तो जैसे अगर आप देखो कि यहाँ पर ये क्लाइंट है और क्लाइंट ये एपीआई हिट कर रहा है एंड्रॉइड कॉटलिन फंक्शन मार्स सर्वर एप स्पॉट .com/फोटो। और ये इसका टाइप देखो, हमने कुछ टाइप देखे थे ऊपर, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। तो यहाँ पर इसका टाइप देखो क्या है, गेट। तो ये वाली एपीआई हिट कर रहे हैं जो कि गेट टाइप की है सर्वर पर, और सर्वर हमें रिटर्न में क्या करेगा, इमेज यूआरएल फ्रॉम सर्वर। सर्वर से हमें इमेजेस मिल जाएगी। तो हमें एपीआई हिट करना होगा और सर्वर जो है, सॉरी, रिस्पॉन्स में हमें क्या दे देगा, हमारा जो भी हमें डेटा चाहिए होगा वो दे देगा। जैसे ये वाली एपीआई अगर हम हिट करेंगे तो इससे हमें इमेज मिलेगी मार्स पे। ये बेसिकली नासा ने एक फ्री एपीआई दे रखी है जिसमें आप इमेजेस देख सकते हो जो मार्स की पिक्चर्स है। उसका लिंक अभी होगा, मैं दिखा दूंगा, ये रही। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस एपीआई को हिट करेंगे यहाँ पर, इसको आपको नॉर्मल वेब ब्राउजर में हिट कर लेना है, https://android-kotlin-mars-server-app-spot.com/photos एंटर करेंगे। यहाँ पर हमें उस एपीआई का रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये एपीआई का रिस्पॉन्स मिल गया, इसमें बहुत सारा डेटा है। अगर हम इसको कॉपी करेंगे, अगर आप ऐसे समझ ले रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे ऑनलाइन जेसन व्यूअर में जाओ, यहाँ पे इसको डिलीट करके यहाँ पे पेस्ट कर दो और इसको व्यू कर लो। देखो कि ये जेसन के अंदर हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। इसमें देखो एरे का ही नहीं आ रहा है, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं डायरेक्टली। और यहाँ पे जीरो वाले के अंदर दो मिल रहा है, आईडी और इमेज, आईडी और इमेज, आईडी और इमेज। तो एक आईडी मिल रही है की और उसकी वैल्यू मिलती है, और इमेज एसआरसी मिल रही है, और एक यूआरएल मिल रहा है। तो यूआरएल में बेसिकली हमें यूआरएल की लिंक मिल रही है। तो अगर आप इस यूआरएल पे जाओगे तो आपका वो यूआरएल जो है वो ओपन हो जाएगा। तो अगर हम इस यूआरएल को ओपन करेंगे, यहाँ पे हमें एक पिक्चर देखने को मिल जाएगी। तो ये मार्स की एक पिक्चर है। तो ऐसे करके आप इसको अपने ऐप में यूज कर सकते हो। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाली एपीआई हिट करेंगे तो हमें सारी ये पिक्चर्स मिल जाएंगी। तो इस तरीके से हमारे इंटरनेट से ऐप कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे ये एक एपीआई है फ्री। और हाँ, जो एपीआई आपकी डायरेक्टली वेब ब्राउजर पे चल जाए, जैसे हमने ये एपीआई डायरेक्टली यहाँ पे हिट की और यहाँ पे डायरेक्टली हमें रिजल्ट मिल गया ब्राउजर पे, तो वो एपीआई समझ लो वो गेट की एपीआई है। अगर कोई एपीआई जो डायरेक्टली गेट की एपीआई होती है, इसका मतलब वो डायरेक्टली वेब ब्राउजर पे एक्सेसिबल होती है। मतलब इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं लगी हुई है, और इसमें क्लाइंट जो है, क्लाइंट की कोई नीड नहीं है। इस रिस्पॉन्स को देने के लिए क्लाइंट की कोई नीड नहीं है। सर्वर डायरेक्टली बिना किसी परमिशन के, बिना कोई डेटा लिए दिए रिस्पॉन्स कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, वो गेट टाइप की होती है। गेट टाइप मतलब जो देने का काम होता है, जस्ट कि हमने, क्लाइंट ने नॉर्मल रिक्वेस्ट किया, मांगी चीज, और सर्वर ने लाके दे दी, वो हो जाती है हमारी गेट टाइप की एपीआई। और जो डायरेक्टली वेब ब्राउजर पे रन हो जाए सिंपल, वो आपकी गेट की होगी। यहाँ पे एक एपीआई और है। अब यहाँ पर दूसरी बात आई, ये तो हमें समझ आ गया कि हम इंटरनेट की हेल्प से, एपीआई की हेल्प से हम अपने ऐप में यूज करा लेंगे। लेकिन उसको कराने के लिए हमें क्या करना होगा, हम अपने एप्लीकेशन में क्या चेंजेस करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें करने होता है एपीआई कॉल्स। एपीआई को इंप्लीमेंट करना होता है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी तरीके हैं। और आप लोगों ने एक टर्म बड़ा सुना होगा, रेट्रोफिट। सुना है रेट्रोफिट? हैव यू हर्ड? ओके। सो रेट्रोफिट बेसिकली एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, मतलब जिसे स्क्वायर नाम की एक कंपनी है उसने बनाया है रेट्रोफिट। उसकी हेल्प से आप क्या करोगे, अपने एंड्रॉयड ऐप के अंदर इंप्लीमेंटेशन करोगे। तो मिनिमम ये जो एपीआई इंप्लीमेंटेशन वाला काम है, ये तो आना ही चाहिए। अगर आपको एपीआई इंप्लीमेंट करना नहीं आता तो आपको एटलीस्ट इंटर्नशिप भी नहीं मिलेगी। तो मिनिमम एपीआई इंप्लीमेंटेशन का काम, आप कोई भी ऐप की आपको एपीआई मिल जाए या कोई भी आपको एपीआई देता है, तो आप उस ऐप का एपीआई इंटीग्रेशन का काम कर सकते हो, तभी आपको कोई इंटर्नशिप या जॉब मिलेगी मिनिमम। इसके अलावा और भी लाइब्रेरी है, जैसे एक वॉली नाम की लाइब्रेरी है, उससे भी आप सेम काम करा सकते हो एपीआई इंप्लीमेंट। ओके एचटीटीपी लाइब्रेरी है, उससे भी आप एपीआई इंप्लीमेंट करा सकते हो। लेकिन हम लोग जो सीखेंगे वो रेट्रोफिट यूज करेंगे, बिकॉज रेट्रोफिट सबसे फास्ट होती है इन तीनों में से। मतलब सर्वर से डेटा जो आता है उसकी एक स्पीड होती है कि मतलब 2 सेकंड लग रहे हैं, 5 सेकंड लग रहे हैं। तो जो सबसे फास्ट है वो रेट्रोफिट है। तो हम लोग इसी को सीखेंगे, और मोस्ट वाइडली यूज जो होती है वो रेट्रोफिट होती है, तो इसलिए हम इसको यूज करेंगे। एंड इसके अलावा
जैसे कि हमने आपको बताया था कि HTTP वो जो REST API होती है उसके कई सारे मेथड होते हैं, जैसे कि गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, लेकिन मोस्ट जो यूज होता है वो गेट या पोस्ट होता है। जो काम आप पोस्ट से कर सकते हो वही सेम काम आप पुट और डिलीट से भी कर सकते हो। गेट मतलब जब आपको सर्वर आपको कोई डेटा देता है तो वो गेट होता है, जिसमें क्लाइंट की कोई खास नीड नहीं होती या उसमें कोई सिक्योरिटी वगैरह की नीड नहीं होती, तो वो डायरेक्टली गेट होता है। पोस्ट एपीआई कौन सी होती है? पोस्ट एपीआई, इनके अलावा ये पोस्ट पुट डिलीट ये डायरेक्टली वेब ब्राउजर से नहीं चलेंगे, सिर्फ गेट की एपीआई चलती है डायरेक्टली। जो पोस्ट वाली एपीआई होती है जब आपको कुछ चाहिए होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग इंस्टा यूज करते हो, तो इंस्टा में जब आप लॉग इन करते हो, तो जब आप लॉग इन करते हो तो आपने डाला अपना अकाउंट आफरीन डॉट डॉट कुछ भी है, एंड आपने अपना पासवर्ड डाला एंड लॉग इन कर दिया, तो सिर्फ आपका ही अकाउंट खुलेगा, विवेकानंद का अकाउंट नहीं ओपन हो जाएगा। तो वो कैसे पॉसिबल हो रहा है? वो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ पोस्ट की एपीआई, क्योंकि आप पहले सर्वर उस एपीआई में रिक्वेस्ट दे रहे हो कि हमें आफरीन का अकाउंट ही ओपन करना है। तो आपने लॉगिन क्रेडेंशियल में लॉगिन के लिए अपने आईडी, मोबाइल नंबर, यूजर नेम जो भी लिया हो वो यूज किया एंड पासवर्ड डाला। तो हमने जिस बंदे का यूजर आईडी और पासवर्ड डाला वो सिर्फ उसी का ही डेटा दे रहा है आपको। तो यहाँ पर आपने एपीआई में डेटा डाला, रिक्वेस्ट में यूजर नेम पासवर्ड, एंड देन वो सर्वर के पास गया, सर्वर के पास जाके उसने चेक किया कि हाँ भाई ये बंदा क्या सही में सर्वर पे इस नाम से, इस ईमेल आईडी और इस आईडी, यूजर नेम आईडी से, पासवर्ड से कोई बंदा एग्जिस्ट करता है। हाँ, अगर सर्वर को लगेगा कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है तो वो रिस्पॉन्स में आपका अकाउंट दे देगा, अगर नहीं करेगा तो वो एरर दे देगा कि भाई कोई ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, कोई है ही नहीं इस नाम का कोई डेटा। तो वो होते हैं पोस्ट, जिसमें पहले क्लाइंट जो है या तो कुछ इंफॉर्मेशन देता है एज अ रिक्वेस्ट में, जैसे कि लॉगिन क्रेडेंशियल हो गए या कोई भी टोकन हो गया, कोई आईडी हो गया, मतलब कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देगा जिससे सर्वर सिर्फ वही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वही आपको दे, और ये किसी और को पता ना चले। जैसे कि अगर मान लो कि अकाउंट पब्लिक हो गया आपका, तब तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना कि आपने, आपका अकाउंट है ये तो सिर्फ आपका एक्सेसिबल होना चाहिए और दूसरे लोग एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये सिक्योरिटी रिलेटेड जब भी काम होता है या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन जो सिर्फ किसी एक पर्सनल बंदे की होगी, तो उसके लिए हम पोस्ट की एपीआई यूज करते हैं। जब हमने कोई एपीआई बना दी, जैसे आपने प्रोफाइल बनाते हो, प्रोफाइल में आप, अब हमने प्रोफाइल पिक्चर आपको चेंज करनी है, तो उसमें हमने एक बार प्रोफाइल पिक्चर बना के अपडेट कर दी पोस्ट की हेल्प से, लेकिन अब हमें क्या करना है, उस एपीआई में कुछ चेंज करना है, कुछ भी अपडेट करना है। तो जब भी हमें कुछ अपडेट वाला काम करना होगा तो हम पुट एपीआई का यूज कर सकते हैं। ये सेम हम पोस्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको करना है अपडेट के लिए तो आप पुट की एपीआई भी यूज कर सकते हो। और जब हमें कुछ डिलीट करना है, एज नोन एज कि हमें अपना अकाउंट डिलीट करना है इंस्टा से, तो हमने डिलीट अकाउंट यूज कर लिया। ऐसे कोई भी वेबसाइट में आपने कोई भी एपीआई लगा रखी है उस ऐप में, तो अगर आप डिलीट एपीआई का यूज करेंगे तो वो डेटा आपको उड़ाने के लिए यूज करेंगे। तो ये 4 टाइप की होती है जनरली। इसको हम क्रड ऑपरेशन भी बोलते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, कि ये क्रड ऑपरेशन हम लोग करते हैं। जितना भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री चल रही है वो इसी क्रड ऑपरेशन के बेसिस पे चल रही है, कि या तो कहीं क्रिएट हो रहा होगा, या फिर रीड, रीड मतलब गेट करना, रीड हो रहा होगा, या फिर अपडेट हो रहा होगा, या कुछ डिलीट हो रहा होगा। ठीक है, लास्ट में ये कुछ रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सेज इन जनरल हमें एपीआई से मिलते हैं। और ये याद कर लेना, ये पूछे जाता है कि जब भी अगर कोई भी एपीआई रिस्पॉन्स में बोलती है कि ये इंफॉर्मेशन सही है, परफेक्ट है, तो वो आपको 200 मतलब 200 का रिस्पॉन्स देगी। इसका मतलब सब कुछ सही है और आपका डेटा आपको मिल रहा है। आपने ये तो कई बार देखा होगा 404 नॉट फाउंड मिलता है, जब सर्वर पे हमने वो चीज मांगी और वो चीज सर्वर से नहीं मिली, तो वो बोल देगा आपको 404। 404 मतलब कि वो चीज अवेलेबल ही नहीं थी सर्वर पे। इसका कई बार क्या होता है कि सर्वर पे हमने कोई चीज रिक्वेस्ट की और वो सर्वर के पास नहीं थी, या हमने कुछ गलत रिक्वेस्ट कर दिया, तो हमें 500 मिलता है। मतलब कि सर्वर में कुछ एरर है, कुछ इश्यूज है, या तो आपने डेटा गलत दिया है या सर्वर के पास कुछ क्रैश हो गया है, सर्वर में कुछ गलती है आपके एंड से या फिर सर्वर के एंड से, कहीं से गलती है, तो ये 500 भी मिल जाता है। ऐसे और भी कोड होते हैं, आप ऐसे गूगल सर्च करोगे कि एपीआई रिस्पॉन्स कोड, तो आपको मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा नहीं, आपको बस यही 2-3 याद करने होते हैं, क्योंकि बैकएंड डेवलपर्स सारे याद रखते हैं, क्योंकि उनके लिए जरूरी होता है, उन्हें ही देने होता है। वो ये अपने आप नहीं बनते हैं, जब एपीआई जो बंदा बनाता है उसे देना पड़ता है कि 200 जब मिलेगा, जब देंगे तो 200 में क्या देगा, 404 कब देगा, 500 कब देना है। तो ये बैकएंड डेवलपर का काम होता है। ठीक है,
तो अगर आज के लिए इतना ज्यादा हो रहा है तो ठीक है, वरना कुछ छोटी सी चीज और है वो और एक्सप्लेन करना है, अदरवाइज आज को स्टॉप कर सकता है। इतना क्लियर है? आगे बता दूं ये कुछ रेट्रोफिट वगैरह के बारे में, या फिर लाइक आज के लिए इतने रखते भैया रेट्रोफिट के बारे में थोड़ा बहुत बता दो। ठीक है, ओके। सो हम लोगों ने एपीआई के बारे में देख लिया, हम लोगों ने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में देख लिया, एंड अब बेसिकली हमने देखना है कि कैसे हम अपने ऐप के अंदर एपीआई कॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, या तो हम रेट्रोफिट का यूज करेंगे, या वॉली का यूज करेंगे, या ओके एचटीटीपी का यूज करेंगे। अब यहां पर होता क्या है, ये चीज हमने आपको बताई थी कि हम जब रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब जब हम एपीआई कॉल कराएंगे, तो उसके लिए हम लोग तो कॉटलिन का यूज करेंगे, हम लोग कॉटलिन की हेल्प से अपना कोड लिख रहे हैं बिकॉज। लेकिन जब हमें रिटर्न में सर्वर से रिस्पॉन्स मिलता है, तो वो कैसे मिलता है, कैसे मिलेगा? अभी हमने आपको बताया था, सर्वर से हमें जो रिस्पॉन्स मिलता है वो कैसे मिलेगा? JSON objects. जेसन फॉर्म में, जेसन के फॉर्म में, या तो ऑब्जेक्ट मिलेगा या एरे मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है। वो जेसन मिलता है, लेकिन हमारा क्या मोबाइल एप्लीकेशन जेसन को सपोर्ट करता है? नहीं करता ना। हम नहीं. लोग तो एंड्रॉइड ऐप यूज कर रहे हैं, तो हमारे फोन में बेसिकली जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट वेब ब्राउजर के लिए बनी है, मतलब बेसिकली इन जनरल वेब ब्राउजर के लिए यूज होती है। वेब ब्राउजर वेब पे वो चीज डायरेक्टली चल जाती है, लेकिन हमारे मोबाइल पर जेसन नहीं चलेगा डायरेक्टली। तो उसके लिए यहाँ पर एक टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं जेसन पार्सिंग। तो रेट्रोफिट की हेल्प से तो हम एपीआई कॉल कराते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक चीज और करानी पड़ती है, जेसन पार्सिंग, कि जो हमें इंटरनेट से डेटा मिला है, जो हमें ये डेटा मिला है, इस तरीके का डेटा, इसको हमें अपने कॉटलिन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। ये जो जेसन का ऑब्जेक्ट मिला है, इसको हमें अपने कॉटलिन, अगर हम जावा यूज करेंगे तो जावा के ऑब्जेक्ट में, कॉटलिन यूज कर रहे हैं तो कॉटलिन के ऑब्जेक्ट में, मतलब जिससे हमारा मोबाइल ऐप पढ़ पाए इस चीज को, ये क्या है। तो इसके लिए हमें एक टर्म बोलते हैं जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं जेसन पार्सिंग। और इसको डिसेंट्रलाइज करना भी बोलते हैं, डीसीरियलाइजेशन बोलते हैं बेसिकली, डीसीरियलाइजेशन, जेसन पार्सिंग। और इसके लिए भी हमारे पास कई सारे तरीके हैं। हम जीसन कन्वर्टर का यूज कर सकते हैं, मोसी कन्वर्टर का यूज कर सकते हैं, या कॉटलिन एक्स सीरियलाइजेशन का यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी जो अभी तक सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता है वो जीसन कन्वर्टर है, और इसके अलावा मोसी और कॉटलिन भी है, तो आप इनका भी यूज कर सकते हो जैसे आप इनका यूज कर सकते हो। राइट नाउ अभी हम लोग जीसन का यूज करने वाले हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो, इन तीनों में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है क्या यूज करना है। ये कन्वर्टर होता है जो आपका कौन सा कोड है जो जेसन मिला है उसको कन्वर्ट करेगा आपके कॉटलिन ऑब्जेक्ट में, मतलब ये जो हमें जेसन मिला है इसको कन्वर्ट करेगा हमारे लिए, हमारे ऐप के रीडेबल फॉर्म में बनाने के लिए। ये तो हो गया, ठीक है। अब यहां पर जैसे देखो, ये हमारा ऐप है जो कि हमने आपको बताया। ऐप से हम सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ रेट्रोफिट उस एपीआई को हिट करेंगे जो हमारा ये यूआरएल है, जैसे ये यूआरआई है बेसिकली। इस यूआरआई को हम हिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेट्रोफिट लाइब्रेरी। हम डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, हमें उसके लिए एक लाइब्रेरी की नीड होगी, थर्ड पार्टी, जिसको हम बोलते हैं रेट्रोफिट। तो रेट्रोफिट की हेल्प से हम अपना उस एपीआई को हिट करेंगे, वो एपीआई जाएगी सर्वर के पास, और वो सर्वर से वो रिस्पॉन्स जो हमें मिला है, अगर वो सब कुछ सही होगा तो वो रिस्पॉन्स में हमें एक जेसन देगी। अब हम इस रेट्रोफिट और जो कन्वर्टर है उन दोनों का साथ में यूज करेंगे, चाहे आप मोसी यूज कर लो, चाहे आप जीसन यूज कर लो, चाहे कोटलिन एक्स सिविलाइजेशन यूज कर लो। तो उससे हमें जो जीसन मिला, वो जेसन मिला है, उस जेसन को हमें जीसॉन में कन्वर्ट करना होगा, मतलब जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन को जो कन्वर्टर करेंगे, इसको जीसॉन कन्वर्टर हम बोल देता है नॉर्मली। बेसिकली ये होता है जेसन पार्सिंग है, इसको नॉर्मली हम लोग कन्वर्ट करते हैं अपने कॉटलिन ऑब्जेक्ट में, और वो कॉटलिन ऑब्जेक्ट को हम अपने स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, क्योंकि कॉटलिन तो यूआई को हम दिखा सकते हैं, अपने यूआई पे बना सकते हैं। तो अब हम कॉटलिन और जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करा लेंगे और उसको हम अपने ऐप पर दिखा सकते हैं। तो जो भी चीज आप अपने ऐप पर देखते हो, अगर वो थर्ड पार्टी इंटरनेट से आई है, सर्वर से आई है, तो आपका ऐप उसे कन्वर्ट कराने के लिए आपको 2 लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी। एक तो रेट्रोफिट जो रिक्वेस्ट करने के लिए क्लाइंट से, और जो रिस्पॉन्स आया उसको कन्वर्ट करने के लिए। तो इन दोनों का यूज करना होता है
और उसकी हेल्प से हमें डेटा दिखाना होता है। तो जो हमने बोला कि जो हमें डेटा कन्वर्ट कराना होता है उसे डीसीरियलाइजेशन बोलते हैं। जो इंटरनेट से आपको डेटा मिल रहा है, इंटरनेट से डेटा मिला है जेसन में, और उसको आप जब अपने ऐप के लिए कराते हो तो वो डीसीरियलाइजेशन। और इसका जस्ट उल्टा कि जब यहां से आप भेजते हो तो वो सीरियलाइजेशन होता है, क्योंकि सर्वर को जेसन में चाहिए रहेगा तो सर्वर सीरियलाइजेशन कराएगा। और जब आप कराओगे तो आप डीसीरियलाइजेशन कराओगे, क्योंकि हम लोगों को कॉटलिन में चाहिए रहेगा। तो आप देखो रेट्रोफिट, अब हम आज इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, इसका इंप्लीमेंटेशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो हम लोग यूज करने के लिए इसका यूज करेंगे रेट्रोफिट लाइब्रेरी का। रेट्रोफिट स्क्वायर नाम की कंपनी ने बनाया है। अगर आप गिटहब पे जाओगे, बेसिकली गिटहब बेसिकली एक टूल है या प्लेटफॉर्म बोल सकते हो, एक वेबसाइट बोल सकते हो, जहां पर हम अपना सारा कोड रिलेटेड डेटा रहता है वो स्टोर कर सकते हैं। और जो कोड अपने यहाँ डालते हैं उसको ओपन सोर्स बोलते हैं। अगर ये सबके लिए एक्सेसिबल है, जैसे हम इसका कोड देख पा रहे हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं, तो इट इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब यहाँ पर ये अपाचे लाइसेंस में है, मतलब ये कोई भी इसमें चेंजमेंट कर सकता है, कोई भी इस कोड में सही कर सकता है, गलत कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये कोड ओपन है सभी के लिए। तो ये बहुत सारे लोग इसको ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, कि लोगों की भलाई के लिए कुछ लोग बेमतलब में बिना किसी पैसे के अपना भलाई के लिए, लाइक एक डेवलपर कम्युनिटी में अच्छा काम करते हैं, और वो अपने अपने अच्छे चेंजेस या अपने जो टैलेंट को एक्चुअल यूज करके लोगों की भलाई के लिए, जैसे अगर ये रेट्रोफिट एपीआई नहीं होती तो एपीआई इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल था। लेकिन ये स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रेट्रोफिट लाइब्रेरी बनाई, और वो हेल्प करती है डेवलपर्स को कि वो एपीआई को इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने मोबाइल ऐप से। तो ये एपीआई यूज करनी है, और इसका हम कौन सा वर्जन यूज करेंगे। तो अगर आप गिटहब रेट्रोफिट की कोई भी एपीआई, कोई भी आप डिपेंडेंसी यूज करोगे, बेसिकली एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी हम अलग से यूज कर रहे हैं, ये हमें गूगल ने बना के नहीं दी। तो हमें उसकी, अगर वो नॉन प्रॉफिट वो होगी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका कोड हमें गिटहब पे मिल जाएगा। और हमें उसका कौन सा वर्जन, अब वो अलग अलग वर्जन होता है ना, कि लाइक फर्स्ट वर्जन सेकंड वर्जन, तो हमें उसका लेटेस्ट वर्जन हमेशा यूज करना चाहिए। तो आप उसके गिटहब वाले पेज पे जाओगे, यहाँ पर आप देखोगे रिलीजेस में आएंगे तो उसके वर्जन होते हैं, तो हम लोग जनरली उसका लेटेस्ट वर्जन यूज करते हैं। तो इस समय इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 2.11.0, तो हम लोग ये वाला वर्जन यूज करेंगे। इसके पुराने वर्जन भी होंगे, तो इस रेट्रोफिट का हम लोग यूज करेंगे। और इसके साथ साथ हमने एक चीज और बोली थी, एक कन्वर्टर। कौन सा कन्वर्टर बोला था हम लोग जो यूज करने वाले? जीसन। आप यहाँ पर अगर देखोगे जीसन कन्वर्टर, ये एक जीसन कन्वर्टर है, तो इसका भी यूज करेंगे। तो ये दो चीजें हम लोग यूज करेंगे, एक तो एपीआई, एक तो ये रेट्रोफिट एपीआई, और दूसरा हमारा ये जीसन कन्वर्टर। और यहाँ पर ये दोनों का ये क्योंकि इसे भी उसने ही बनाया है, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर नाम की कंपनी ने, तो जो रेट्रोफिट का वर्जन होगा और वो जीसन का वर्जन, ये दोनों सेम होता है, ये अलग अलग नहीं होता है। तो ये दोनों को सेम यूज करेंगे। तो इसको हमें अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में इंप्लीमेंट करना होगा, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को। और उसके बाद हम इंप्लीमेंटेशन का तरीका तो आगे देखेंगे, आप ऐसे वीडियोस वगैरह भी देख सकते हो एपीआई कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना कि रेट्रोफिट की हेल्प से एपीआई कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, और बाकी फिर आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि एपीआई वगैरह कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो उसका प्रॉपर स्टेप्स हैं, और वो एक बार स्टेप्स आपको याद से कर लेने होते हैं, क्योंकि आप जिंदगी भर जितने भी एप्स बनाओगे, अगर उसमें एपीआई से इंप्लीमेंट होगा तो वो सेम ही तरीका रहेगा, बस जेसन आने का तरीका बदल जाएगा और जेसन भेजने का तरीका बदलेगा अकॉर्डिंग टू एपीआई, बस। लेकिन जो वे रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, कैसे कैसे क्या स्टेप्स होते हैं वो सब सेम रहेंगे, बस डेटा लेने देने का तरीका बदलेगा, तो ये हमेशा सेम रहेगा। तो इसको देखना थोड़ा सा कि एपीआई इंप्लीमेंट कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेट्रोफिट, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज वी कैन लॉग ऑफ। नहीं नहीं है कोई डाउट। ओके, आफरीन आपको कोई डाउट? नहीं है। ओके, ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। आई थिंक शायद हम लोग कल ही रख सकते हैं मे बी, कि आदित्य से एक बार कंफर्म करना होगा। तो
ठीक है, ये आप लोग एक बार रेट्रोफिट की एपीआई, रेट्रोफिट से कैसे एपीआई इंप्लीमेंट करते हैं ये कुछ जैसे देख लेना, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, और ये डॉक्यूमेंट मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में भी। ओके, चलो ठीक है। तो ये